अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की वर्कड एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बारी है यूनिट 8 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वर्कड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की। स्टार्ट करते हैं विद वर्कड एग्जाम्पल 8.1। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम का, आर सेपरेटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 5.3 10 रेज टू द पावर -11 मीटर। जैसे कि तस्वीर के अंदर नज़र भी आ रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो डिस्टेंस है हम डी से शो कर रहे हैं, जो कि 5.3 एक्सपोनेंट -11 मीटर के बराबर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ, मैग्नीट्यूड्स मालूम करना है ए पार्ट में, द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड बी पार्ट में द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। इन्हीं दोनों पार्टिकल्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स भी मालूम करनी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी मालूम करनी है। और व्हाट इज़ द कंक्लूजन अबाउट दीज फोर्सेस, और फिर हमें कंक्लूजन निकालना है इन फोर्सेस के दरमियान में। अच्छा, अगर ये सवाल पेपर के अंदर आता है तो याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कांस्टेंट हैं इसके अंदर ना, वो गिवन होंगी। मैं अभी आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है आमतौर पे आर से शो करते हैं, लेकिन अब इधर डी से शो करा है तो हम डी से ही शो कर देंगे। 5.3 10 रेज टू दी पावर -11 मीटर है। ठीक है, अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपका पता होना चाहिए चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज जो है चाहे प्रोटॉन पे हो या इलेक्ट्रॉन पे हो, दोनों ही ई के बराबर होते हैं। और वो कितना होता है? वो होता है 1.6 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है ना, ये अमाउंट ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। बस डिफरेंस होता है चार्जेस का ना, कि ये जो है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, बट होता चार्ज इतना ही है। इसको आपने जहन में रखना है, मैग्नीट्यूड आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, दोनों के दरमियान की फोर्स मालूम करनी है तो के कूलम्स कांस्टेंट होता है, ये लाजमी तौर पे गिवन होना चाहिए। 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, इनकी मदद से हम निकाल लेंगे कूलम्स फोर्स, यानी कि जिसको इन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया है ना, एफ ई कर देते हैं, हम ये मालूम कर लेंगे। अच्छा, जो बी पार्ट है, बी पार्ट के लिए हमें इन दोनों के मासेस की ज़रूरत है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन एम पी लिख देता हूँ कि प्रोटॉन का कितना मास है, तो वो होता है 1.672 10 रेज टू दी पावर -27। और इलेक्ट्रॉन इससे काफ़ी ज़्यादा लाइटर होता है, उसके मास को एम ई से जाहिर कर देंगे, वो होता है 9.1 10 रेज टू दी पावर -31 किलोग्राम। और अगर आपको याद हो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इस्तेमाल होता है, 6.67 10 रेज टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका यूनिट होता है। एंड इन दी एंड बी पार्ट के अंदर, ये बी पार्ट का डेटा है पूरा, ये ए पार्ट का डेटा है। इन दी एंड हम लोग मालूम कर लेंगे इनके दरमियान की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम एफ जी से जाहिर करेंगे। ठीक है जी, अब सारे डेटाज जो है वो कंप्लीट है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख लेते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। ए पार्ट में क्या मालूम करना है? ए पार्ट में हमें मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हमने नाम दिया है एफ ई का। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फोर्स का के Q1 होता है, Q2 होता है अपॉन आर स्क्वायर होता है। पर इस केस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है ना, आपने वो बात याद रखनी है। इन दिस केस, इस केस में एक तो हमने नाम ही डिफरेंट दिया हुआ है, तो नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमने इसको एफ ई का नाम दिया है, के कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और एक चार्ज है प्रोटॉन का। प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव होता है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी का नाम दिया गया है डेटा में, क्योंकि डेटा में ही दिया गया है तो उसी को यूज़ करना पड़ेगा। के राउंड ऑफ हो गए 9 एक्सपोनेंट 9 होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19, और नेगेटिव का भी इतना आएगा 1.6 एक्सपोनेंट -19, और डिवाइड में आना चाहिए डी का स्क्वायर। डी का मतलब हो गया किस चीज़ का स्क्वायर आएगा? 0.53 था ना, 5.3 एक्सपोनेंट -11, 5.3 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना नहीं भूलना है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है कैलकुलेटर में। सबसे पहले 9 एक्सपोनेंट 9 है। ठीक है, 9 एक्सपोनेंट 9, फिर लिखा हुआ है 1.6 एक्सपोनेंट -19
ठीक है, और मल्टीप्लाई इसका माइनस वाला हो रहा है, और डिवाइड में लिखा हुआ है 5.3 एक्सपोनेंट -11 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास FE का आंसर होगा, जो कि बराबर आ रहा है माइनस का 8.2 10⁻⁻⁻8 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आंसर आ गया। अब इसी की मदद से जिस तरह से हमने इसको सॉल्व करा, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसी पेज पे कर लेते हैं, इजी हो जाएगा कंपेयर करना। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अप्लाई करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हमने FG का नाम दिया है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या फार्मूला होता है? F बराबर होता है कैपिटल G, m1 होता है, m2 होता है और अपॉन r² होता है। पर इस केस में जो हमें डेटा दिया गया है उसके लिहाज से अरेंज करते हैं, तो हमने इसको नाम दिया FG का। ठीक है, G कांस्टेंट है, एक था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक था मास ऑफ प्रोटॉन, और डिवाइड में आना चाहिए D का स्क्वायर। तो FG बराबर आएगा 6.67 एक्सपोनेंट -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिखा था हमने? मास ऑफ प्रोटॉन था 1.67, 2 भी लगा लो कोई मसला नहीं है, 1.67 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। D तो उतना का उतना ही है ना, D है हमारे पास 5.3 10⁻⁻11, और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है जी, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 6.67 एक्सपोनेंट -11 इंटू 9.1 एक्सपोनेंट -31 इंटू 1.67 एक्सपोनेंट -27, और डिवाइड में आना चाहिए 5.3 एक्सपोनेंट -11 का स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारे पास FG का। 36.0 कर लो या 3.6 कर लो, 3.6 10⁻⁻47 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब एक आ गई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक आ गई हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अब कंपेयर करके रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे रिजल्ट बता दूँ, C में इधर लिख देता हूँ कि हमने सीखा क्या। C पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज़ नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको मुकम्मल सेंटेंस बना के लिख दो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमने सीखा है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि काफ़ी वीक होती है। एग्जाम्पल 8.2 पर आते हैं। 8.2 टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो इक्वल चार्ज हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, प्लेस इन वैक्यूम में रखी गई हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है ना, ये उनके दरमियान का डिस्टेंस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो डिस्टेंस को आमतौर पे हम लोग R से शो करते हैं, तो इधर भी एक काम करते हैं, इसको R से ही शो कर देते हैं। 50 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.5 मीटर के बराबर। ठीक है, एंड रिपेल ईच अदर विद इलेक्ट्रिक फोर्स, उनके दरमियान की जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है F, ये है 0.1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। दोनों इक्वल चार्ज हैं, हमें उस चार्ज की वैल्यू को पता करना है कि वो चार्ज कितना होगा, तो हम उसको शो कर देंगे Q से। ठीक है, अच्छा जी, बी पार्ट में कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, यही दोनों चार्जेस के दरमियान की फोर्स निकालनी है। इफ़ दे आर प्लेस्ड इन इंसुलेटिंग लिक्विड, पहले वैक्यूम में थे, अब किसी इंसुलेटिंग लिक्विड के अंदर रख दिया गया, हुज परमिटिविटी इज 5 टाइम्स दैट ऑफ वैक्यूम। ठीक है, जो परमिटिविटी है नए वाले लिक्विड की, वो 5 गुना है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। जो लिक्विड की परमिटिविटी है वो वैक्यूम की परमिटिविटी यानी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी के 5 गुना है। तो बताइए कि अब जो है वो फोर्स कितनी होगी। इसको F प्राइम कर देते हैं, ये लिक्विड की उसमें है स्टेट में ना, तो A का हमारे पास ये डेटा आ गया, ये B के लिए है, और ये जो पूरा डेटा था हमारे पास ये A के लिए, इन दोनों का। ठीक है जी, अब फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, कूलम्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू
कूलम्स लॉ, अगर कूलम्स लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं तो F बराबर होता है K कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 है, Q2 है और R स्क्वायर है। अब इस केस के अंदर Q1 Q2 तो बराबर है, तो Q डॉट Q लिखें या Q स्क्वायर लिखें एक ही बात है, डिवाइड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो F इज़ इक्वल टू K Q का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी अलग करनी है, हमें Q की वैल्यू अलग करनी है, तो Q का स्क्वायर आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई के। तो हम ना पहले Q का स्क्वायर निकालेंगे, बाद में देखते रहते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो फोर्स है 0.1, R का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर और K की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9 के बराबर। याद रखना अभी हमारे Q का आंसर नहीं आ रहा, अभी तो हम Q स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 0.1 को 0.5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे 9 एक्सपोनेंट 9 से। यह आ गया 2.77 10 रेस टू दी पावर माइनस का 12। यह आंसर आया हमारे पास Q के स्क्वायर का। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या बना, इधर स्क्वायर का रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 2.77 10 रेस टू दी पावर माइनस 12 का। स्क्वायर रूट ऑफ 2.77 एक्सपोनेंट माइनस 12, यह आंसर हमारे पास आ जाएगा, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके लिखना 1.66 10 रेस टू दी पावर -6 कूलम के बराबर। ठीक है, जिसको आप माइक्रो कूलम कह सकते हैं कि जो आपका आंसर आ रहा है वो माइक्रो कूलम के अंदर आ रहा है। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन ये था कि हम जो है अगर इसको किसी लिक्विड में पुट कर दें तो बताइए कि जो है वो कितने हो जाएगी, जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करना था ना हमें। ये एप्सिलॉन नॉट अगर इतना हो जाए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, बात समझ में आ गई ना। 1.66 लिखा हुआ है तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.7 के बराबर, ये राउंड ऑफ हो सकता है। तो जो बी पार्ट की गिवन कंडीशन थी वो क्या थी कि जो एप्सिलॉन है वो एक्चुअली बराबर है 5 गुना एप्सिलॉन नॉट के। तो अब अगर हम कूलम्स लॉ को लिखेंगे ना तो हम ऐसे लिखेंगे कि एफ प्राइम बराबर होगा के प्राइम, क्योंकि परमिटिविटी थोड़ी सी चेंज हो गई, और साथ में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कर लिया मैंने। इसी फॉर्मूले को के प्राइम कर लिया क्योंकि वही चेंज हुआ है, चार्जेस और डिस्टेंस तो सेम ही रहा ना, तो इस तरीके से लिख दिया। नाउ पहले इस के प्राइम के बारे में सोचते हैं। के का जो आंसर होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर मैं के प्राइम लिखूंगा ना तो मैं इसके साथ एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाऊंगा। अच्छा जी, और एप्सिलॉन गिवन किसके बराबर है, के प्राइम आ जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह पर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। रीअरेंज करें तो ये हो सकता है 1/5 को अलग लिख लो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लिया। अब ये पूरी चीज़ बराबर है के। ठीक है, और अपॉन में 5 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। इसका मतलब के डैश की जगह पे सिर्फ हमें क्या लिखना है, के डैश की जगह पे हमें सिर्फ लिखना है k/5। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है, लेट्स से ए कर देते हैं इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए को अगर मैं लिखूंगा ना तो ऐसे लिखूंगा एफ डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आएगा k/5 और क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर अपनी जगह पर है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बराबर है एफ के। एफ डैश इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 5। ये पूरी चीज़ किसके बराबर थी, एफ के बराबर थी। और एफ कितना है, एफ है 0.1। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला, अगर ये फोर्स 0.1 है तो अब जो नई फोर्स होगी वो एक्चुअली 0.1 डिवाइड बाय 5 के बराबर आएगी। ठीक है ना, और यही 0.1 को अगर डिवाइड कराते हैं 5 से तो एफ डैश का आंसर आ जाएगा 0.02 न्यूटन के बराबर। तो आप बल्कि एक बात याद कर लो, इस न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व तो करा दिया, लेकिन अगर एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाए तो जितनी परमिटिविटी होती है ना किसी भी लिक्विड की, ठीक है, उतना जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाती है। आपने देखा यहाँ पे परमिटिविटी 5 गुना थी तो फोर्स 5 गुना डिक्रीज़ हो गई। परमिटिविटी 10 गुना होती तो 10 गुना डिक्रीज़ हो जाती है। यानी सिर्फ आपने इस फैक्टर को फोर्स के साथ डिवाइड में लिखना है। तो जब भी न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ में आएगा ना तो आपको फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 8.3, 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस Q1 है,
इधर रखा हुआ है, Q2 है इस तरफ रखा हुआ है, और Q3 इस तरफ आ गया, Q1 Q2 और Q3 उनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है। तो वो डेटा में दोबारा से लिख देते हैं क्या क्या मैग्नीट्यूड्स हैं। Q1 जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है और वो 2 माइक्रो कूलम के बराबर है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6 कूलम। ये दूसरा चार्ज है Q2 और इसकी वैल्यू है 3, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। इसी तरीके से Q3 जो है ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये है 4⁻⁻6 कूलम माइक्रो के बराबर, और ये रखे हुए हैं इन एयर, हवाएं मौजूद हैं, ठीक है। एट दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस पर ये रखे हुए हैं, और साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगा और इनके दरमियान का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो डिस्टेंस को आर से शो करेंगे 10 सेंटीमीटर, और बेहतर है कि मीटर में कन्वर्ट करो आप इसको, डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अब मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q3। ये जो Q3 वाला चार्ज है इसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही है वो हमें मालूम करनी है। लेट से उसको F3 का नाम देते हैं, और याद रखना F3 का मतलब क्या है, टोटल फोर्स ऑन Q3। एक्चुअली हमें टोटल फोर्स मालूम करनी है जो Q3 के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब देखो मैं आपको सिंपल सा एक तरीक़ेकार सिखाता हूँ। एक तो ये बात याद कर लो कि Q3 के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। कितनी फोर्सेस देखो, एक Q1 की फोर्स होगी और एक Q2 की फोर्स होगी। एक फोर्स इस किस्म की होगी और एक फोर्स इस किस्म की होगी, ठीक है ना। इसको F1 बोल देते हैं और इस वाली फोर्स को बोल देंगे F2। और दोनों फोर्सेस के दरमियान का एंगल कितना है, दोनों फोर्सेस के दरमियान का एंगल जो है वो 60 डिग्रीज़ के बराबर है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस के दरमियान का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज़ है। सोल्यूशन में भी हम इसी को नोट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन Q3, ठीक है। दो फोर्सेस हैं, एक का नाम हो जाएगा F1 और एक का नाम हो जाएगा F2। F1 वो है जो 1 और 3 के दरमियान में है और F2 वो है जो Q3 और Q2 के दरमियान में। इनको बारी बारी मालूम करते हैं और इनके दरमियान का एंगल हमें मालूम है 60 डिग्रीज़ है। तो वैसे आपको पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये जनरल फार्मूला है ना, बट आप देखो F1 जो है वो 1 और 3 के दरमियान में है। तो अगर मैं F1 की वैल्यू निकालना चाहूँगा ना तो मैं लिखूँगा K Q1 और Q3, क्योंकि F1 जो है मैंने बोला है 1 और 3 के दरमियान की फ़ोर्स है और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो R से शो करा है। तो ठीक है, वैल्यू मालूम कर लेते हैं। K हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9। अच्छा जी, Q1 की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट -6 है, 2 एक्सपोनेंट -6 है और 4 एक्सपोनेंट -6 Q3 है और डिवाइड में डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर। इससे हमें पहली फोर्स मिल जाएगी कि पहली फोर्स कितनी है, ठीक है। तो कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, क्या चीज़ किसके बराबर है। सबसे पहली बात 9 एक्सपोनेंट 9, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 एक्सपोनेंट -6 से और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर आ गया हमारे पास 7.2 के, ठीक है, 7.2 न्यूटन के बराबर। ये एक फोर्स आ गई। अब इसी तरीके से दूसरी फोर्स निकाल लेते हैं। दूसरी फोर्स F2 होगी और F2 मैंने बताया किस किस के दरमियान की है, वो 2 और 3 के दरमियान की है। तो हम इसको बोल देंगे Q2 Q3 डिवाइड बाय R², ठीक है। इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो F2 बराबर आएगा कि आपको पता है वही है 9 एक्सपोनेंट 9। अच्छा जी, Q2 देखना पड़ेगा कितना है। Q2 जो है हमारे पास हमने लिया है 3 एक्सपोनेंट -6, ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट -6 और Q3 तो आपको पता ही है 4 एक्सपोनेंट -6 है, इससे पहले भी यही था। डिवाइडेड बाय 0.1 का करना पड़ेगा स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास F2 की आएगी, 9 एक्सपोनेंट 9 इंटू 3 एक्सपोनेंट -6 इंटू 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड बाय 0.1 का करना पड़ेगा स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारे पास 10.8 न्यूटन के, ठीक है। जो दोनों फोर्सेज एक्ट कर रही थी वो हमने मालूम कर ली। अब दोनों के दरमियान का एंगल 60 डिग्रीज़ है। दो फोर्सेज हैं, वेक्टर्स को ऐड करना है।
वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, जिसके मुताबिक हमें करना क्या है, अगर हमें फोर्सेस का सम मालूम करना है तो फोर्स बराबर होती है अंडर रूट पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 पहली फोर्स दूसरी फोर्स और दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का कोसाइन मालूम करना है। तो इत्तेफाक से तो यहाँ पे फोर्सेस के नाम भी F1 F2 हैं, उन्हीं को पुट कर देते हैं। F बराबर आ जाएगा अंडर रूट पहली वैल्यू है 7.2 स्क्वायर प्लस 10.8 स्क्वायर प्लस 2, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10.8 और साथ में आ जाएगा कॉस, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो एंगल हमें पता लग गया कि 60 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे लिख देते हैं cos 60। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर रूट पहले आएगा 7.2 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 10.8 का स्क्वायर, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10.8 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन मालूम करना है 60 का। ये आंसर आएगा 15.69 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स लग रही थी Q3 के ऊपर वो बराबर होगी 15.69 न्यूटन के। ठीक है ना, ये ज़्यादा बेहतर और आसान तरीक़ेकार है एज़ कम्पेयर टू जो बुक के अंदर बताया गया। एग्जाम्पल 8.4, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डेटा बनाते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसको हम किससे शो करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिंबल होता है E। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें मालूम करनी है सच दैट द प्रोटॉन प्लेस्ड एट इट वुड एक्सपीरियंस फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही हो वो बराबर हो उसके वेट के। ठीक है जी, तो अभी डेटा के अंदर ज़रूरी क्या है, हमें पता होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि वेट तो तभी आएगा ना जब मास ऑफ प्रोटॉन, और ये आमतौर पे गिवन ही होता है, MP से जाहिर कर देते हैं। ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन पता होना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए, ये गिवन होगा। ये प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम E से ही शो करते हैं, और वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन में बस E नेगेटिव में आता है, इसमें पॉजिटिव में आता है। ठीक है जी, तो मालूम क्या करना है, मालूम करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बैलेंस कर जाए वेट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करे वेट को। ठीक है, अच्छा वेट का फार्मूला तो आपको पता है mg के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो फार्मूला, एक तो कूलम्स लॉ से आता है और दूसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से आता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला पुट करेंगे जो कि QE के बराबर होता है। याद है ना किस तरीके से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो रीअरेंज करेंगे तो F की जगह पे QE आएगा। बट इस केस के अंदर, इन दिस केस, चार्ज को हमने स्मॉल e का नाम दिया है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ठीक है, M को हमने नाम दिया है मास ऑफ प्रोटॉन MP, और ये आ गया G। हमें मालूम करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ G और डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.67 10⁻⁻27, वैल्यू ऑफ G आपको पता है बराबर होती है 9.8 के, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। पहली वैल्यू 1.67 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय 9.8 एंड फाइनली डिवाइड कराना है उसको 1.6 एक्सपोनेंट -19 के साथ। ये आंसर आ गया हमारे पास 1.02 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हमसे ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने के लिए कहा गया था। ये वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो कि इतनी फोर्स प्रोड्यूस करेगी कि जो वेट है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए। ठीक है, अच्छा बुक में इन्होंने इस डेसिमल को यहाँ लिखा हुआ है 10.2 किया हुआ है, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। एक्सपोनेंट से इतना इशू नहीं होता, एक्सपोनेंट्स हम लिख सकते हैं डिफरेंट। ठीक है जी, 8.5 पर आते हैं।
8.5 कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसे हम ई से जाहिर करते हैं। ये आ जाएगा ई, जो कि रिक्वायर्ड है बेसिकली। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज को इन्होंने क्यू नॉट से शो करा है तो हमें भी क्यू नॉट ही लिखना पड़ेगा। वो है पॉजिटिव चार्ज है 3.5 माइक्रो कूलम। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁶ कूलम। और वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स यानी कि F ये है बराबर 70 मिली न्यूटन के। मिली मतलब 10⁻⁻³ मिली का मतलब 10⁻⁻³ तो इसका मतलब फोर्स आ जाएगा 70 10⁻⁻³ न्यूटन। ठीक है जी, और इस किस्म से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं जैसे कि फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया समझ लो इसका ए पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, अगर यही टेस्ट चार्ज रिप्लेस हो जाए किसी इलेक्ट्रॉन से तो कैलकुलेट करें फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड स्टेट ऑफ द डायरेक्शन। पहले पॉजिटिव चार्ज था तो फोर्स इस तरफ लग रही है, फिर जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी। लेकिन सेकंड केस के अंदर जो चार्ज है वो बेसिकली ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, और ई आपको पता है ना कितना होता है, ये होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। और जाहिर सी बात है जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव में होता है, तो माइनस का साइन भी मैंने लगा दिया। और दोबारा से आपने कैलकुलेट करनी है फोर्स। सेकंड पार्ट में फोर्स है, पहले में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो पहला पार्ट, बल्कि दोनों ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेफिनेशन के मुताबिक ये होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं तो टेस्ट चार्ज कितना है, टेस्ट चार्ज है 3.5 एक्सपोनेंट -6, फोर्स थी 70 मिली न्यूटन, तो हमने लिखा था 70 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। ई बराबर आ जाएगा, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। सबसे पहली 70 एक्सपोनेंट -3 और डिवाइडेड बाय 3.5 10⁻⁻⁻6, ये आ गया 20 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला मसला जो है वो हल हो गया, 20 एक्सपोनेंट 3 के बराबर आ गया। ठीक है, अभी सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में हमें मालूम करना है, ये ए पार्ट था ना। ठीक है, 20 एक्सपोनेंट 3 जो है ना वो एक्चुअली बराबर होता है, अगर मैं डेसिमल शिफ्ट कर दूं तो अगर 2.0 लिखूंगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ कि बच्चे आमतौर पे जो है ना वो कमेंट करते रहते हैं कि ये तो आंसर ही बुक से चेंज आ रहा है। अरे एक्सपोनेंट तो देखो, एक्सपोनेंट देखोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं, ये वाला आंसर भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो एक्सपोनेंट चेंज है। ठीक है जी, बी पार्ट में क्या था, बी पार्ट में हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, Q × E के बराबर होता है, अभी पिछले सवाल में भी एक्सप्लेन करा। अच्छा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे F = चार्ज की जगह पे E आएगा जो कि माइनस वाला होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई है, दोनों में से जो भी लिखोगे आंसर बराबर है। मैं अपना 20 वाला लिखूंगा 20 एक्सपोनेंट 3, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, डायरेक्शन शो हो जाएगी कि भाई वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 19 मल्टीप्लाई बाय 20 एक्सपोनेंट 3, ये आ गई हमारे पास फोर्स 3.2 10⁻⁻⁻15, और नेगेटिव साइन अपनी जगह पर है। अब हमसे सवाल के अंदर एक चीज़ रिक्वायर्ड थी ना, हमसे पूछा गया था कि बताइए कि आप डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, तो अभी इधर जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, आपको नज़र आ रहा है, और अभी जो होगी ना वो अपवर्ड होगी, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो अपवर्ड आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ना। मैं इधर लिख देता हूँ, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड, क्योंकि उसकी फोर्स डाउनवर्ड थी, तो इसका मतलब ये फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है,
आइए अगले सवाल पे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट पी। पॉइंट पी के ऊपर ये वाला पॉइंट है पॉइंट पी, और दो पॉजिटिव चार्जेस हैं ऑफ सेम मैग्नीट्यूड विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। उनके दरमियान का छोटा सा डिस्टेंस डी के बराबर है, और हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब ये आसान सा काम है, समझ लो एक डेरिवेशन टाइप है, तो हम इसको डेरिवेशन ही लिखेंगे, हम इसको सोल्यूशन नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आप एक बात देखो, पॉइंट पी के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ना पॉइंट पी, इसके ऊपर कितने चार्जेस की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज एक्ट कर रही हैं। एक पॉजिटिव की एक्ट कर रही है और एक इस वाले पॉजिटिव की एक्ट कर रही है, और दोनों से डिस्टेंस बराबर है। इससे भी डिस्टेंस आर के बराबर है, इससे भी डिस्टेंस आर के बराबर है, जैसा फिगर में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटेंसिटी है वो तो इक्वल होगी, सिर्फ जो कंपोनेंट्स है ना उनको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि कंपोनेंट्स किस किस्म से काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी मामला तो बहुत ही आसान है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। देयर आर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज या दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कह लो एट पॉइंट पी। एक को हम बोल देंगे, इस वाले को बोल देते हैं ई पॉजिटिव या E1 कर देते हैं ना, दोनों ही पॉजिटिव हैं। एक को E1 बोल देंगे इसकी वजह से, और दूसरे को बोल देंगे E2 इसकी वजह से। ठीक है ना, ये ए वाले की वजह से है ये वाले पॉजिटिव चार्ज, और एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों बराबर, सिर्फ समझाने के लिए दो नाम मैं दे रहा हूँ। और अगर दोनों को हम रिजॉल्व करें उनके कंपोनेंट्स के अंदर, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो E है ना, जिसको मैंने बोला है, इसको मैंने बोला है E1 और इस वाले को मैंने बोला है E2। थोड़ा सा अलग अलग नाम देके ना आसानी हो जाएगी, हैं दोनों बराबर। तब क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक इसका ये x कंपोनेंट बनेगा, एक y कंपोनेंट बनेगा। तो बोल देता हूँ ये E1 का साइन थीटा है, ये E1 का कॉस थीटा आ गया। इसी तरीके से E2 के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं y और x वाले, तो इसको बोल देते हैं E2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो मेंशन करते हैं रिजॉल्विंग E1 एंड E2 इनटू कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। इन दी एंड बराबर ही होना है उन्होंने। तो E1 के कंपोनेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक बन रहा है E1x और एक बन रहा है E1y। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। इसी तरीके से E2 के कंपोनेंट्स होंगे E2x और दूसरा होगा E2y। ये बनेगा E2 cos थीटा और ये बन जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, अब तस्वीर से ही आपको नज़र आ रहा है कि दो जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये जो ये वाला आ रहा है ना E2 cos थीटा, ये इस तरफ है, और ये E1 cos थीटा ये इस तरफ है। ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिंस हम कह सकते हैं कि E2x बैलेंस कर देगा E1x को, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि जो मेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना, देन नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, वो सिर्फ और सिर्फ बराबर होगी, ई से जाहिर कर रहा हूँ, वो आ जाएगा इन दोनों के y कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि E1y को ऐड करना पड़ेगा E2y में। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है E1 साइन थीटा, ये है बराबर E2 साइन थीटा के। अब बात क्लियर है, जो बार बार मैं कह रहा था कि आप ये कह लो कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैं पुट करूँगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है कि Q/r²। ठीक है, एक्चुअली जो फार्मूला है, अगर आप Q वाला याद रखते हो तो Q वाला फार्मूला ये KQ/r²। अदरवाइज़ अगर K की वैल्यू पुट करोगे तो E बराबर आ सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q/r²। अब बात ये है, ये दोनों चार्जेस सेम थे, दोनों का डिस्टेंस भी सेम था, इसका मतलब E1 के लिए भी यही लिखूंगा, E2 के लिए भी लिखूंगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट E बराबर आ जाएगा, इसके लिए लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इसके लिए भी लिखूंगा। अच्छा, साइन थीटा लिख लो पहले,
ये पूरी इसकी वैल्यू आ गई प्लस, अब E2 वाली पूरी वैल्यू लिखूंगा, E2 के लिए भी आएगा तो यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि Q दोनों बराबर हैं पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए साइन थीटा। इट मीन्स आप दोनों को ऐड करें तो सिर्फ 2 आएगा, सब चीज़ तो सेम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, साथ में आ जाएगा साइन थीटा। 2 से ये 4 हो गया कैंसिल, 2 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बन गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और फिर आएगी वैल्यू साइन थीटा की। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है भाई, साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। साइन थीटा कैसे आएगा, इस वाले ट्राइंगल को देख लो, लेफ्ट वाले को या राइट साइड को, एक ही बात है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन, क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने वाली साइड यानी कि y, और हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि वो बराबर है r के। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू पुट करना चाहें तो हमें पता है वैल्यू साइन थीटा बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज r है, तो हम लिख सकते हैं y ओवर r। तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोबारा से 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है y डिवाइड बाय r, मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर आ गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट QY डिवाइड बाय r क्यूब। ठीक है जी, अब r क्यूब के लिए थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसके मुताबिक फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और अगर सिर्फ आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ से जो है वो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। अब बात क्या है, ट्राइंगल में आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो नीचे है वो है बेस। टोटल डिस्टेंस बराबर था स्मॉल d के, बट हमें तो सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए, ये वाला, वो एक्चुअली बराबर है d/2 के। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा बराबर y का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर हो जाएगा d/2 का स्क्वायर, और h को हमने नाम दिया हुआ है r का, वही तो इधर पुट करना है इक्वेशन 2 में, तभी तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ठीक है, r की यही वाली वैल्यू आ सकती है। अगर इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो आपको पता है जो रूट लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y का स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और अगर सिर्फ पावर में लिखना है तो इसको 1/2 लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, अगर पुटिंग इन इक्वेशन 2 तो क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर लिखा हुआ है Q, फिर लिखा हुआ है y, और डिवाइड में ये जो r का क्यूब है ना, इस वैल्यू का आ जाएगा क्यूब, यानी y का स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, और देखो 1/2 पहले से लिखा हुआ था, 1/2 की पावर अगर लगाएंगे क्यूब करके तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है जी, बस अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। पुरानी वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ना, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर लिखा हुआ था Q इंटू वाई, और डिवाइड में लिखा हुआ है y का स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, और पावर लगी हुई थी 3/2। समझ लो यहाँ से मैं ज़बरदस्ती y का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो E बराबर आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और QY ऊपर एज इट इज़ लिखा हुआ है, इधर से मैंने y को कॉमन लिया। अब आप नोट करना, मैंने y को तो कॉमन ले लिया, y के स्क्वायर को तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस, यहाँ पर y तो था ही नहीं, तो जब भी एक्स्ट्रा कॉमन लेते हैं, ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं, तो जो चीज़ कॉमन ली जाती है वो डिवाइड में लिख दी जाती है। ऊपर से कॉमन लिया ना ज़बरदस्ती, तो ये बन जाएगा d/2y का स्क्वायर। ठीक है ना, एक y लिख दो, स्क्वायर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो y स्क्वायर कॉमन लिया था, उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड में लिख दिया। ठीक है जी, और बाकी ऊपर क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, 3/2, ये आ गया 3/2।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y का इनके ऊपर रहेगा। E बराबर आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, y का क्यूब बचा, सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है q इंटू वाई और नीचे सिर्फ y का क्यूब आ गया। और इधर अगर आप देखो तो बचा 1 प्लस d/2y का स्क्वायर और पावर लगी हुई है 3/2। एक y से एक y हो गया कैंसिल। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में बताई गई थी कि जो d की वैल्यू है ना वो y से काफ़ी कम है, क्योंकि चार्जेस को उन्होंने कहा था कि वो चार्जेस जो है ना एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रखे हुए हैं। तो अगर क्लोज रखे हुए हैं तो d की वैल्यू बहुत छोटी होगी। जब d की वैल्यू छोटी होगी तो याद रखो d/2y का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाएगा 0 के। तो अगर इस पूरी वैल्यू को 0 कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर आएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये q बच गया और डिवाइड में एक y तो कैंसिल हो गया था, यहाँ पे y स्क्वायर था, ये पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब डिवाइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला y स्क्वायर बचेगा जो इधर कैंसिल हुआ था ना, ये 0 हो गया। तो 1 + 0 कर भी दो, 1 की पावर कुछ भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फार्मूला बेसिकली हमें ड्राइव करना था। अगर जो है वो दो चार्जेस हैं जो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक दूसरे से क्लोज रखे हुए हैं और हम मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। 8.7 एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है जिस पर चार्ज होता है +2e के बराबर, यानी जिस चीज़ की बात हो रही है अल्फा पार्टिकल, उसका चार्ज जो है जो कि q से हम शो करते हैं वो बराबर है +2e के। इन अ न्यूक्लियर एक्सेलरेटर, एक न्यूक्लियर एक्सेलरेटर के अंदर है, मूव्स फ्रॉम वन टर्मिनल एट द पोटेंशियल ऑफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है v से शो करते हैं या डेल्टा v से शो कर लो, नो प्रॉब्लम। इतने पोटेंशियल से ज़ीरो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यानी कि ये जो चेंज है ना ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है डेल्टा वी, जो कि है 6.5 10⁻⁶ वोल्ट के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अगर एक का पोटेंशियल इतना है दूसरे का 0 तो इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस तो इतना ही आएगा ना। व्हाट इज़ द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें मालूम करनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी को हम शो करते हैं डेल्टा यू से। ठीक है, डेल्टा यू है, बना दूं यू की तरह, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये हो गया यू। ठीक है, अब आपने डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन के मुताबिक जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के या एनर्जी पर यूनिट चार्ज के। ठीक है, ये है ना फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी बराबर आ जाएगी Q को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा V से। Q कितना है, Q बराबर है ट्वाइस ऑफ E के और डेल्टा V से मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज़ पेपर में हमारे गिवन होती है E यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 और पोटेंशियल डिफरेंस है 6.5 10⁻⁶। तो ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा डेल्टा यू का, यानी कि एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया। तो वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 एक्सपोनेंट -19 से और मल्टीप्लाई करना है 6.5 एक्सपोनेंट 6 से। ये आंसर आएगा 2.08 10⁻⁻12 और जाहिर सी बात है आंसर आएगा जूल में, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है भाई, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, वो इतना ही आएगा, जिसको अगर आप चाहो तो आप राउंड ऑफ करके 2.1 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है राउंड ऑफ करना हमारी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8.8 वर्क एग्जाम्पल 8.8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, डेटा में लिख दूं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा टू रिमूव 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो चार्ज है जो हमें रिमूव करना है, मूव करना है, वो है 6 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो नेगेटिव में चार्ज होगा, ठीक है। और फिर क्या है, इफ़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी का वो बराबर है 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो हम कह सकते हैं 120 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेल्टा यू की वैल्यू है। अच्छा जी, पेपर में एक और चीज़ गिवन हो सकती है, वो ये कि आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वैल्यू गिवन हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल्स के। तो ये वैल्यू गिवन हो सकती है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 120 एक्सपोनेंट 3 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कन्वर्ट हो जाए जूल में। सॉल्व करने के लिए जूल में होना ज़रूरी है भाई। तो 120 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 19, यह आ गया हमारे पास 19.2 10⁻⁻15 जूल्स, ठीक है, डेल्टा यू आ गया। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था। अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चार्ज बराबर है 6E के, एनर्जी है 19.2 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू है 6E के बराबर, 6 इंटू E 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, माइनस साइन इस वजह से नहीं लिख रहा क्योंकि बस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसका इजाफा या कमी तो उन्होंने बोला नहीं है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड से मकसद है हमें। और अगर आप लिख भी दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1.6 10⁻⁻19, तो ये आ गया हमारे पास 20 एक्सपोनेंट 3 वोल्ट। और ये जो एक्सपोनेंट 3 हमें पता है किलो के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 20 किलो वोल्ट के बराबर आएगा, 20 kV लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कार्बन एटम से 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 120 kV है, तो इसका मतलब आपको इतना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए।